पेंशन के पैसों का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेंशन के पैसों का तमाचा। बहू जरा एक कप चाय तो बना देना, मेरे पुराने मित्र मुझसे मिलने आए हैं और साथ में नमकीन बिस्किट भी रख देना। बहुत दिनों बाद मेरा बचपन का दोस्त आया है। रसोई में चाय के बर्तन को पटकती हुई मधु कहती है, पूरा दिन चाय चाय करते रहते हैं, खुद भी तीनों टाइम चाय पीते हैं और घर में अपने दोस्तों को बुलाकर चाय पिलाते रहते हैं। अभी घंटे भर पहले ही बुढ़ा बुढ़ियों को चाय बनाकर दी थी और फिर से चाय बनाने की फरमाइश कर दी। मैं तो इन दोनों के लिए चाय बना बनाकर थक गई हूँ। तभी रसोई में पानी लेने के लिए मधु का पति रोहित आता है और कहता है, क्या हुआ मधु, क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, जरा अपने पिताजी को समझाओ, घर में नौकरानी नहीं लगी है तो तीनों टाइम चाय चाहिए। ऊपर से कोई गली मोहल्ले का बैठने आ जाए तो उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दे देते हैं। मुझे नहीं बनाई जाती इतनी चाय, कह दो अपने पिताजी से। मधु, अगर तुमसे चाय नहीं बनाई जाती तो तुम माँ से कह दिया करो, वो बना देगी। क्या कहा तू तुम्हारी माँ से? तुम्हारी माँ जब चाय बनाने जाती है तो दूध ही दूध की चाय बना देती है, सारा दूध चाय में ही ख़त्म कर देती है, फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। क्या हम दूध सिर्फ चाय के लिए लेते हैं, जो हम फोकट में सबको चाय बनाकर पिलाते रहें? और पता है दूध कितना महंगा होता गया है। कल ही दूध वाले ने पूरे 20 रुपया बढ़ा दिया है। ऊपर से महंगाई में खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी जब देखो तब चाय की फरमाइश कर देते हैं। चाय पानी से नहीं बनती, उसके लिए दूध, चीनी, पत्ती सब चाहिए होता है और इन सबको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। रसोई के बाहर सुमित्रा जी बैठी है जो अपने पति के कुर्ते की फटी जेब की सिलाई कर रही है। बहू बेटी की बात उन्हें स्पष्ट सुनाई दे जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अगर वो बीच में बोलेगी तो अभी बहू ससुर के चाय का गुस्सा मुझ पे ही निकाल देगी और फालतू ही सुनने को मिलेगा। जबकि इस चाय पर कितनी बार बहस हो चुकी है। चाय की वजह से ही मेरे पति ने अपनी पेंशन के पैसे से अलग से अपने लिए 1 लीटर दूध भी कटवा लिया है, लेकिन फिर भी बहू को चाय से पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत है। न तो खुद बनाती है और न ही मुझे बनाने देती है। तभी बैठे हुए मुकेश जी फिर से अपनी बहू मधु को आवाज़ देते हैं, अरे बहू, अभी तक चाय बनी या नहीं बनी? किचन से तेज आवाज़ मधु कहती है, ला रही हूँ, चाय बनाने में थोड़ा समय लगता है। बहू की ततराती आवाज़ सुनकर मुकेश जी समझ जाते हैं कि अभी घंटे भर पहले ही मैंने चाय पी थी और फिर से बहू से चाय के लिए बोल दिया है, इसलिए बहू चाय बनाने में तकलीफ़ हो रही है। फिर वो कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में बेटा 2 कप चाय बैठक में टेबल पर रख जाता है। चाय की प्लेट में सिर्फ चाय ही है, नमकीन बिस्कुट बहू ने नहीं दी। लेकिन अब मुकेश जी कुछ नहीं कहते। मित्र, चाय पियो। वैसे तुम्हारा इस तरफ आना कैसे हुआ? किसी खास काम से आए हो क्या? हाँ मुकेश जी, मैं अपनी बेटी के लिए लड़की देखने आया हूँ। किसी ने मुझे आपके ही गांव का पता दिया है। फिर मुझे याद आया, मेरा दोस्त मुकेश भी तो इसी गांव में है, तो सोचा और घर के बारे में जांच पड़ताल भी कर लूँगा और मिल भी लूँगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया अमित, जो तुम मेरे पास आ गए। अब आए हो तो खाना पीना खाकर जाना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ससुर जी के खाने की बात सुनकर बहू तिलमिला जाती है। मैं खाना नहीं बनाने वाली, कान खोल कर सुन लो माँ जी। अब पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, पेंशन आती है, पैसे कम हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद खर्च भी पिताजी को आधे कर लेने चाहिए। अभी भी वह वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उनको नौकरी की सैलरी आ रही हो। पता नहीं पिताजी कितने खुले हाथ के हैं, लगता है आपने उन्हें कभी रोका ही नहीं। अगर रोका होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते। थोड़ी देर में मुकेश जी अपने मित्र अमित के साथ गांव में लड़की के घर चले जाते हैं। वापस आने के बाद मुकेश जी जब रसोई में बहू से खाने के लिए कहते हैं तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, क्या पिताजी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। एक तो दिन में 4 चाय पीते हो, 4 बार बर्तन गंदे होते, मंदिरों का ढेर लग जाता है, ऊपर से
तुमने अपने दोस्त को खाने के लिए भी कह दिया। क्या ज़रूरत थी उन्हें घर में खाने के लिए बोलने की? जिसके घर गए थे उसी के उधर खा पी कर के आते। बताओ, मेरी पत्नी को एक लोग का ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अमित मेरा बचपन का मित्र है। हम दोनों साथ में पढ़े हैं, नौकरी भी साथ में ही ज्वाइन की थी। एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। 3 साल पहले हम दोनों का रिटायरमेंट हो गया तो अपने अपने गांव जाकर बस गए। उसके बाद हमारा मिलना ही नहीं हुआ। कितने सालों बाद मेरा मित्र घर आया है तो क्या हम उसे बिना खाए घर से जाने दूंगा? हाँ, घर में खाना बनाने के लिए आपने नौकरानी लगा रखी है ना, जो दिन भर रसोई में खटूं। मैं तो सर दर्द हो रहा है, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। माँ जी, आज का खाना तुम ही बना लो। इतना कहकर मधु अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। सुमित्रा जी यह सब देखकर बड़ी दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है, अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगे? मैं बड़ी आप लोगों के लिए बना लूँगी। सुमित्रा, तुम्हें जो ठीक लगे वो बना लो। सुमित्रा जी अब रसोई में गई तो देखा सब्जी के नाम पे सिर्फ फ्रिज में एक लौकी पड़ी है। टमाटर आलू सब कुछ खत्म है। बहुत देर तक सुमित्रा जी सोचती रहती है, इतने दिनों बाद मेरे पति के मित्र घर आए हैं, क्या उन्हें मैं लौकी की सब्जी खिलाऊंगी? क्या सोचेंगे वो? अगर मेरे बेटे से सब्जी लाने के लिए कहूँगी तो वो नहीं जाएगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सोच समझने के बाद सुमित्रा जी लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बना देती है और साथ में लौकी का रायता भी बना लिया। मीठे में थोड़ी सी खीर बना ली। जब सारा खाना बन गया तो सुमित्रा जी अपने पति को आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाते हैं। उधर मधु अपने पास की ही दुकान से समोसे ऑर्डर कर लेते हैं और चुपचाप से बेटे बहू कमरे में बैठकर समोसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज घर में लौकी की सब्जी बनने वाली है जो दोनों को ही पसंद नहीं थी। माँ जी, हम दोनों को भूख नहीं है, आप सबको खाना खिला दो। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब मधु रसोई में गई तो देखती है सुमित्रा जी ने खाने में लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बनाए हैं और दूध की भी खीर बना ली है। यह देखकर मधु भड़क जाती है और यह सब नहीं देखती कि बैठक में ससुर जी के मित्र बैठे हुए हैं। रसोई से तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए सुमित्रा जी से कहने लगती है, माँ जी, तुम्हारे हवाले रसोई कर दूँ तो पूरा राशन पानी ख़त्म कर दोगी क्या? लौकी की सब्जी नहीं बना सकती थी? कोफ्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया कोफ्ते सेकने में। बूढ़े लोगों को सादा खाना ही सुहाता है। तेल मसाले का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा दूध भी खीर में खर्च कर दिया। अब मैं किसकी चाय बनाऊं? दूध आने में पूरे 1 घंटे का समय है, तब तक बिना चाय के बैठना पड़ेगा। बहू के बरबर नहीं की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी रसोई में आई और बहू को हिदायत देती हुई कहती है, क्या बहू, थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करो, बैठक में मेहमान बैठे हुए हैं, अगर वो सुन लेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कैसी है हमारे घर की बहू जो इतना तेज सुबह सुबह ही से ही लड़ने झगड़ने लगी? और बहू, क्या हो गया जो मैंने लौकी के कोफ्ते बना दिए? क्या अब रसोई में खाना भी मुझे तुमसे पूछ कर बनाना पड़ेगा? क्या रसोई मेरी भी है? तुमने पहले मैंने इस रसोई में काम किया है। तुम तो अभी 1 साल से इस रसोई में काम कर रही हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी निकल गई है इस रसोई में खाना बनाते बनाते। माँ जी, भले ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस रसोई में खाना बनाते हुए निकल गई हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस रसोई में खाना बनाने के लिए, तो सारा खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। जब सारे घर का राशन पानी में खर्च करती हूँ तो रसोई भी मेरे हिसाब से ही चलेगा। बहू की बात सुनकर सुमित्रा जी शांत हो जाती है, क्योंकि बैठक में मेहमान हैं, अगर ज़्यादा कुछ कहेगी तो बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सुमित्रा जी इतना सोच लेती है कि जब मेहमान चले जाएंगे तो वो अपनी बहू को समझाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। शाम को सुमित्रा जी अपने बहू बेटे से कहती है, बेटा, तुम लोगों को हमारी चाय और खाने पीने से बड़ी दिक्कत होने लगी है, जबकि रसोई का सारा राशन पानी पेंशन के पैसों से ही आता है। जितने भी पैसे आते हैं मैं सब बहू के हाथ में रख देती हूँ, और जब से बहू ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली है तब से रसोई में खाने पीने का
टूटा ही पड़ने लगना है। हर चीज़ की कमी रहती है और बहू हर चीज़ की खाने पीने पे पाबंदी लगाने लगती है। 6 महीने पहले जब तक राशन पानी का सारा सामान मेरे पति लेकर आते थे, तब तो बहू भर भर कर खर्च करती थी, कहीं भी कंजूसी नहीं करती थी। लेकिन अब तो न रसोई में राशन का सामान रहता है, न सब्जियां, फल की तो बात ही दूर है। बात सुनते ही मधु भड़कते हुए कहती है, तो क्या कहना चाहती हो माँ जी? साफ साफ कहो, क्या सारा राशन पानी मैं खा जाती हूँ? सामने रसोई में ही तो रख देती हूँ, जितना खर्च होता है सब साथ ही करते हैं। हर महीने राशन पानी लेकर आती हूँ और सारा किचन के डब्बे में भर भर कर रख देती हूँ। अब खाने वाले भी तो बहुत लोग हैं, मैं अकेले थोड़ी खाती हूँ। बहू बेटे एक ही राय होकर बोलने लगे तो सुमित्रा जी चुप हो गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि बहू बेटे से कुछ कहना अब बेकार ही है। जब भी वो कहने जाती तो दोनों ही उन पर चढ़ने लगते हैं। सुमित्रा जी बहू बेटे के बदलते हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि 6 महीने पहले जब मेरे पति खुद ही राशन का सामान लाकर आते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। जब भी बहू खाने पीने की चीज़ों के लिए झगड़ा करती रहती थी। कभी रसोई में बादाम खत्म हो गई है तो कभी काजू खत्म हो गई है। 1 किलो काजू बादाम महीने की लगाती थी। फल की टोकरियाँ भरी रहती थी, अगर थोड़े से फल रह जाए टोकरी में तो खरीदने के लिए आफत कर देती थी। अगर हम बहू से कुछ कहते कि मधु बेटा थोड़ा सा आराम से खर्च किया करो, अगर घर में कोई चीज़ खत्म हो गई हो तो ज़रूरी नहीं हम उसको आज के आज ही लाकर लेकर आए। कुछ चीज़ें रसोई में ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम 2-4 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। माँ जी तुम्हें पता है मैं रोज़ बादाम भिगोकर खाती हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ मायके में हमेशा बादाम भिगोकर खिलाती थी। खत्म हो गया है तो अभी जाओ, पड़ोस की दुकान को रात को 10 बजे भी खुलवा कर ला सकते हैं। बहू रात के 10 बजे दुकान खुलवाकर अपने लिए काजू बादाम मंगवा लेती थी। पिछली बार जब मायके से आई थी तो रसोई में घी खत्म हो गया था। हालांकि मैंने अपने पति से खिलाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो लाना भूल गए। जब बहू रसोई में गई तो घी न मिलने पर तांडव कर दिया था। तुम लोगों से घर का खर्चा नहीं चलाया जाता तो लाओ, मुझे 2 पेंशन के पैसे में सारे घर का खर्चा चलाऊंगी। पिताजी को 10,000 पेंशन की मिलते हैं, इतने में तो घर का राशन पानी बहुत अच्छे से चलेगा। तुम लोगों से घर का खर्चा नहीं चलाया जा सकता है। अब मुझे पैसे दो, मैं चलाऊंगी। मुकेश जी बहू की बातों को सुनकर कहते, भाग्यवान, एक काम करते हैं, हम अपने पेंशन के पैसे बहू को ही दे देते हैं। अब चाहे हम खर्च करें या बहू खर्च करे, घर का राशन पानी चलना चाहिए। कम से कम हम घर पे आराम से रहेंगे। शादी आधी रात को दुकान खुलवाकर सामान तो नहीं लाना पड़ेगा। फिर सारी जिम्मेदारी बहू बेटे की होगी। वैसे भी बुढ़ापे पर अब मुझसे इतनी भाग दौड़ी नहीं होती है कि मैं बाजार जाकर सामान लेकर आऊँ। और जब से बेटे की शादी हुई है तब से मैं हर दूसरे दिन बाजार से सामान लेकर आता हूँ। अब महीने के लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। इधर मधु यह सारा कलेश इसलिए कर रही थी कि पेंशन के सारे पैसे उसके हाथ में आने लगे। फिर वो अपने हिसाब से पैसों को खर्च करेगी और जैसे ही पैसे बहू के हाथ में आ गए, 1-2 महीने में उसने ठीक ठाक घर का खर्चा चलाया। लेकिन उसके बाद 5,000 में वो घर का सारा राशन मंगवाने लगे। इसलिए घर में चीज़ों की कमी होने लगी। कभी नमकीन बिस्किट खत्म हो जाती तो कभी चीनी खत्म हो जाती तो कभी चाय पत्ती रसोई में कहीं कुछ ढंग से मिलता ही नहीं। जब भी फ्रिज खोलो तो उसमें 1-2 सब्जियां के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। आलू प्याज भी तो अब 1-1 किलो ही आते हैं। आजकल तो प्याज महंगा चल रहा है, तो महीने भर से बहू ने प्याज खरीदा ही नहीं। जबकि हम राशन पानी लाते थे तो चाहे प्याज 100 रुपये किलो हो या चाहे 200 किलो, बिना प्याज के बहू सब्जी नहीं बनाती थी। आज प्याज 100 रुपये किलो क्या हो गया, बहू ने प्याज लाना ही बंद कर दिया। सुमित्रा जी को सब समझ में आ रहा था कि बहू अधिक से ज़्यादा खर्च पैसे बचा रही है और हम लोगों को खाने पीने में इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत देर तक सुमित्रा जी कमरे में बैठी बैठी यही सब बातें सोचती रही। तभी मुकेश जी कमरे में आते और कहते हैं, अरे भगवान, किस सोच में डूबी हो?
जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ सुमित्रा जी। बहुत दिनों से तुमसे देसी घी का हलवा आटे का नहीं बनाया है। एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। पति की बात सुनकर सुमित्रा जी आनाकानी करने लगती है, लेकिन उन्हें पता है अगर वो रसोई में हलवे बनाएगी तो बहू फिर से कुछ न कुछ कहेगी। बहू की इन सारी बातों की भनक मुकेश जी को पूरी तरह से नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत वो बहू को समझते थे, लेकिन इतना कुछ घर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। जब सुमित्रा जी रसोई में निकली तो देखा बहू ने अपने लिए और बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। सुमित्रा जी का पोता हर्ष पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दादी के लिए लेकर आता है और कहता है, दादी आप पिज़्ज़ा खाओगे, बहुत टेस्टी होता है। नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। ठीक है दादी, मैं खा लेता हूँ, कहते हुए बेटा आंगन में इधर से उधर घूमने लगता है। कमरे से मधु हर्ष को आवाज़ लगाती हुई कहती है, हर्ष जल्दी से कमरे में आओ, हमें रेडी होकर मॉल चलना है। कल तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और इधर ही हम लोग कुछ खा पी कर आएंगे। अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। सुमित्रा जी को यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि बहू मेरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका टोकी करती है, लेकिन अपने लिए इतना खर्च करती है तब उसे खर्च दिखाई नहीं देता। मेरे 2 कप चाय में भी उसे खर्च दिखाई देने लगता है। बहू का ऐसा व्यवहार मन ही मन कटोर रहा था। वो सोचती है कि वह ऐसा क्या कर ले जिससे बहू को सही रास्ते पर लाया जा सके। बेटा तो बहू को सही रास्ता पर लाने से रहा नहीं। अगर कुछ कहता हूँ तो वो बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मुझे कुछ करना पड़े जिससे मैं बहू को आईना दिखा सकूं, क्योंकि वो जो कर रही है वो गलत है। उसे इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसे लेकर ही हमें आंखें दिखा रही है। वह हमें इतना लाचार नहीं बनाना चाहती कि अपने ही पैसों के लिए बहू के आगे हाथ फैलाने पड़े और बहू हमारे पैसों पे ऐश करे, घूमे फिरे, अच्छा अच्छा खाए और पार्टी करे और हमें कटोरी हलवे के लिए भी इतना सोचना पड़े। पूरी रात सावित्री जी को बहू की यह सारी बातें कचोट रही थी और उन्हें नींद भी नहीं आई। पूरी रात करवट बदलती रही और जब उन्होंने बहू को सबक सिखाने का सोच लिया था, इसलिए सुबह उठते ही नहा धोकर पूजा की और रसोई में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए चल पड़ी। कल तक सुमित्रा जी हलवा बनाने के लिए इतना सोच रही थी, आज वो बेझिझक रसोई में देसी घी का हलवा बना रही है। हलवा की खुशबू पूरे घर में महक जाती है। देसी घी की खुशबू से बहू रसोई में भागकर आई और गैस को बंद करते हुए कहती, माँ जी क्या कर रही हो? तुम्हें पता है घी कितना महंगा है और तुम हलवा बना रही हो? बहू, मैं अपने पति के लिए हलवा बना रही हूँ। उन्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं उन्हें हलवा खाने से मना नहीं कर सकती। अगर ससुर जी का कुछ मीठा खाने का मन है तो पीछे डब्बे में गुड़ रखा है, जाकर गुड़ की एक डली को दे दो, मुंह का स्वाद आ जाएगा। हलवा बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे चाय और हलवे के चक्कर में मेरे राशन की 1 महीने की चीनी 20 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा कम खाया पिया करो। लेकिन सावित्री जी बहू की बात नहीं सुनती। उन्हें जितना देसी घी डालकर हलवा बनाना था बना लेती है, बहू की एक नहीं सुनती। इधर बहू गुस्से से तिल मिलाई जा रही थी और बार बार कह रही थी, आने दो तुम्हारे बेटे को, अब तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। शाम को जब बेटा अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ मधु क्या कह रही है, तुम घर में मनमानी करने लगी हो। यह सुनते सावित्री जी भड़क जाती और गुस्से होते हुए बेटे से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए मनमानी कर रही हूँ। मैं इस घर में एक कटोरी हलवा बना लिया या लौकी कोफ्ते बना लेने से ही मनमानी हो जाती है। तुम्हारी पत्नी हर हफ्ते मॉल घूमने जाती है, इतना सारा खर्च करती है, हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना मंगवाती है और तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो मनमानी कर रही है या फिजूल खर्ची कर रही है। मेरी छोटी छोटी चीज़ों पर भी तुम्हें खर्च दिखाई देता है। कभी अपनी पत्नी के खर्चों पर ही लगाम लगा दिया करो।
लेकिन क्या कहूँ तुमसे, तुम तो शादी के बाद एकदम से बीवी के पल्लू से बंध गए हो। तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं पेंशन के पैसे नहीं दूंगी, अपने हिसाब से घर का खर्चा चलाऊंगा। अगर अगले से देख सकती हो, मेरे साथ शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही बहू एकदम से सकपका जाती है। माँ जी, यह क्या बात हुई? अपने पैसे हैं तो धौंस दिखा रही हो वापस लेने की। हाँ बहू, जो तुम्हें समझना है समझो, पर तुम्हारी मनमानी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 6 महीने से देख रही हूँ, हर चीज़ के लिए परेशान करके रखा है। अपने ही घर में ऐसा व्यवहार देख रही हूँ जैसे किसी पराये के घर में रह रही हूँ। और सच में अगले महीने की 5 तारीख भी निकल गई, लेकिन सावित्री जी ने पेंशन के पैसे बहू को नहीं दिए। जितना भी खाने पीने का सामान लिया वो रसोई में रख दिया, और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख लिया। कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाए तो हम निकाल देंगे। इस बात में बहू बेटे नाराज़ हो जाते हैं। दोनों ही इस घर में रहते हुए सावित्री जी की बात नहीं करते। बहू काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। सावित्री जी ने भी सोच लिया, बहू कितने दिन बात नहीं करेगी, आखिर है तो मेरे घर की बहू है ना। एक न एक दिन उसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ वह उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं पैसे लेकर कहाँ जाऊँगी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो समझाना चाहिए कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमारा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। हमारे ही पैसे लेकर हम पर ही पूरी तरह से पाबंदियाँ लगा दी है। यह उसकी अच्छी आदत नहीं है, और बेटे को भी उसकी गलतियाँ नज़र नहीं आती। एक दिन सावित्री जी के मायके से उसके भाई भाभी मिलने आते हैं तो मधु अपने कमरे से नहीं निकलती है। सारा खाना सावित्री जी ही बनाती है, लेकिन बहू के कान रसोई की तरफ लगे हुए थे कि उसकी सास खाने में क्या क्या पकवान बना रही है अपने भाई भाभी के लिए। कहीं ऐसा न हो कि पीठ पीछे रसोई में अपने मायके वालों से मेरी बुराई कर रही हो। तभी सावित्री जी की भाभी कहती है, जी जी, तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही। सुबह से आई हूँ, देख रही हूँ तुम ही रसोई में काम कर रहे हो। क्या तुम्हारी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती है? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कह दिया था। आराम मिल जाएगा तो खुद ही वो रसोई में आ जाएगी। सासू माँ की यह बात सुनकर मधु चौंक जाती है। उसे तो लगा कि उसकी सासू माँ रसोई में अपने मायके वालों से बुराई कर रही होगी, लेकिन वो तो अपनी बहू की तारीफ कर रही है। लेकिन मधु अपने कमरे से फिर भी बाहर नहीं आती और ना ही सास के मायके वालों से मिलती जुलती है। सावित्री जी बहू के कमरे में जाकर कहा भी कि आकर उनके भाई भाभी से मिल लो, तो मधु ने 2 टूक सा जवाब दे दिया, वो तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम ही मिलो, तुम्हें उनकी आओ भगत करो, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर थोड़े दिन बाद मधु के मायके से उसके भाई भाभी माँ शादी का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। आज मधु के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए वह सुबह से ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई। हालांकि रात को उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी उसके मायके वालों के लिए तरह तरह का खाना बना रही थी। मायके वालों के लिए वो देसी घी में पूरियाँ निकालने जा रही थी। देखा तो डब्बे में घी नहीं है। अपने पति के कई बार फ़ोन किया, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पाया। बहू को इस तरह से परेशान रसोई में देखकर सावित्री जी अपने कमरे से घी का डब्बा लाकर बहू को देते हुए कहती है, यह लो बहू, घी, इससे पूरियाँ निकाल लो, चाहे रहने दो, मैं ही पूरियाँ निकाल देती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मधु को पास की कुर्सी पर बैठाते हुए सावित्री जी कहती है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर मधु को अंदर ही अंदर गिलानी महसूस हो रही है। थोड़ी ही देर में उसके मायके से सभी लोग आ गए, साथ में उसकी माँ भी आई है। माँ के हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डब्बा है। एक कोने में ले जाकर मधु के हाथ में थमाते हुए कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए एक मिठाई का डब्बा ही ला पाई हूँ। तुम्हें तो पता है घर के खर्चे भाई बहू बेटे ही चलाते हैं, मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं चलता। बड़े
मुश्किल से एक मिठाई का डब्बा मंगवा कर तुम्हारे लिए ला पाई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर मधु को समझ में आ जाता है कि वो भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है। आज जब उसकी माँ उसके अपनी माँ को एक एक पैसे के लिए लाचार देखा तो उसे अपने किए पे बड़ा दुख होने लगा। जब दूसरी तरफ सावित्री जी बहू के मायके वालों की बहुत अच्छी तरह से अवभगत कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर बार बार मधु के मन में यही बात आ रही थी कि जब मेरी सास के मायके वाले आए थे तो मैं अपने कमरे से ही नहीं निकली थी। मिलने की तो बात ही दूर, जबकि मेरी सास ने मुझसे मिलने के लिए कहा भी था। लेकिन आज जब मेरे मायके वाले आए तो मेरी सास भाग भाग के काम कर रही है, उनकी आवभगत कर रही है। अब मधु को ऐसा लग रहा है कि कब उसके मायके वाले जाए और अपनी सास से वो माफ़ी मांगे और बात करे। जैसे उसके मायके वाले सभी लोग वापस गए, वो सास के पास जाकर गले लग जाते हैं। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं। मैं यह तो भूल ही गई थी कि मुझसे पहले यह घर और रसोई आपकी भी है, और आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। आप अपने हिसाब से घर का सामान मंगवाइए और अपने हिसाब से खर्च कीजिए। मेरे खर्चों के लिए मेरे पति कमाते हैं, आपको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और वैसे भी आप दोनों हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि बहू की आंखों में आंसू को पोंछते हुए सावित्री जी कहती, बहू तुम्हें समझ में आ गया, यह बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें यह बात कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी। चलो कम से कम तुम्हें यह बात समझ तो आए। तभी सावित्री जी का बेटा भी आ गया और सास बहू को गले लगकर रोते हुए देखता है तो कहता है, क्या हुआ मधु, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? इस बात पे मधु और सावित्री जी दोनों ही हंस पड़ती है और सावित्री जी पास में पड़े हुए डंडे को उठाकर बेटे को लगाते हुए कहती है, अब बस तुम्हें सुधारने की बारी है। हम दोनों सास बहू तुम्हें जल्दी ही सुधार देंगे। इस बात पे दोनों सास बहू हंसने लगती है, लेकिन रोहित को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।